आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 जो हमारा पेपर सेकंड है लेजर, जो कि ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। या आप कह सकते हैं कि प्रीवियस सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में आपने ऑप्टिक्स पढ़े थे, ऑप्टिक्स फर्स्ट, और इसमें ऑप्टिक्स सेकंड है जिसमें कि हमें लेजर डिस्कस करना है। राइट, तो बहुत ही फास्ट मैं जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाता हूँ सिलेबस से, जो आपको सिलेबस इस सेमेस्टर में डील करना है। वो है कि फर्स्ट यूनिट है, सेक्शन ए है, दैट इज द लेजर फंडामेंटल्स। इसमें सारा हम कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम लेजर सिस्टम को यूज करते हैं, किस तरह से फॉर्मेशन। राइट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे सिलेबस क्या हमें डिस्कस करना है, और पर्टिकुलर टॉपिक से हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं कोई टॉपिक फॉलो करने नहीं जा रहा हूँ। राइट, तो आज के जो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि लेजर होता क्या है। राइट, लेजर अगर हमें समझ में आ गया तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लग जाना है कि बेसिकली इसके प्रोसेस और फिनोमेना क्या है। इवन हम रियल लाइफ में इस लाइट सोर्स को देखते हैं, हम इन जनरल कह सकते हैं कि लेजर एक तरह का लाइट सोर्स है, हमें वो लाइट प्रोवाइड करता है। पहले इसका हम फुल फॉर्म को बॉदर करते हैं। फुल फॉर्म क्या है, देखिए, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय एस्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पर हर एक वर्ड का सिग्निफिकेंस देखिए। लाइट, लाइट का मीनिंग आपको मालूम है, स्टेट फॉर लाइट, दैट इज द लाइट दैट कैन से इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी। एक तरह की लाइट एनर्जी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबिलिटी में हेल्प करता है। तो उस लाइट की एम्पलीट्यूड को हम किस तरह से एम्पलीफाई कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज फॉर ए फॉर एम्पलीफिकेशन। लाइट की इंटेंसिटी को हमें एम्पलीफाई करना है, और किस प्रोसेस के थ्रू करना है, बाय एस्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी इन ब्रीफ इन शॉर्ट कह सकते हैं कि रेडिएशन को, यानी कि एक तरह की एनर्जी को हमें क्या करना है, एस्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा एम्पलीफाई करना है। अगर लाइट कुछ इस तरह की इंटेंसिटी है, इस तरह का अगर वेव है, तो उसको एम्पलीफाई करना है कि उसकी जो इंटेंसिटी है और ज्यादा हो जाए। राइट, मतलब ये जस्ट समझाने के लिए, जिस तरह से एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। राइट, तो कई सारे फीचर्स हैं इस लेजर के रिगार्डिंग, जो कि सिंपल लाइट से लेजर को डिफरेंट करता है। राइट, और उस पर्टिकुलर पॉइंट के वजह से लेजर जो लाइट है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसका हम डेफिनेशन वगैरह थोड़ा सा, अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो उसको हम बॉर्डर कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने फुल फॉर्म पे यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो यू कैन से लेजर इज एन इंटेंस कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है और सारे टर्म्स को क्लियर करना जरूरी है। अगर आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आता है, इवन नहीं समझ में आएगा, एक दो बार इस लेक्चर को सुनिएगा। राइट, और उसके बाद अगर कोई क्वेरीज जनरेट होता है जरूर पूछिएगा आप लोग। गूगल क्लासरूम पे लेक्चर अवेलेबल रहेगा। राइट, और इसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमें यहाँ पर फॉलो करना है। सो लेजर इज एन इंटेंस कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। देखिए, इंटेंसिटी भी एक, कोई इंटेंस है मतलब हाईली इंटेंस है, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो ज्यादा है, कोहेरेंट है, सेम फेजेस में है, और मोनोक्रोमेटिक है, यानी कि सिंगल वेवलेंथ और सिंगल कलर का एग्जिस्ट करता है, एक तरह का लाइट। राइट, लेजर इज एन इंटेंस कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। और क्या फीचर्स है, इट इज हाईली यूनिडायरेक्शनल। ऐसा नहीं कि जो सिंपल लाइट को हम कहते हैं कि अगर किसी सिंपल एलईडी बल्ब से सारे डायरेक्शंस में वो लाइट इमिट कर रहा है, बट लेजर सोर्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस में, उसका जो डायमीटर है, उसका जो एंगुलर डायमीटर है, दैट इज फिक्स, पार्टिकुलर डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल होता है, हाईली यूनिडायरेक्शनल। राइट, so this laser light, so that is used in various fields like material processing, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में यूज करते हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी में यूज करते हैं, होलोग्राफी में यूज करते हैं, एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस में यूज करते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स है इसको हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे जब लेक्चर ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। हम इवन
इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। लेजर कितने टाइप्स के होते हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल है, रियल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, तो सारा कुछ पढ़ने के बाद उसका इजी से डिस्कस करेंगे। इवन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि होलोग्राफी आप बुक्स वगैरह पे आपने देख सकते हैं, होलोग्राम लगा रहता है, जबकि कहा जाता है ना कि होलोग्राम देख करके, ओरिजिनलिटी देख करके बुक्स परचेज करना चाहिए, तो वो उसमें लेजर लाइट का यूज किया जाता है। सो इसमें जो फिनोमेना है, दैट इज द बेसिक फिनोमेना फॉर द एमिशन ऑफ लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको समझिए। इवन हमने क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं कि व्हाट आर द वेरियस क्वांटम ट्रांजिशन, क्वांटम स्टेट्स, तो उससे ये कोरिलेट करेगा, आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। So there are three basic phenomena for the emission of laser, right? First one is induced absorption and second one is stimulated absorption, right? यहाँ पर induced term और stimulated ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं केवल लिखा रहता है induced absorption, right? उसी को induced को ही हम stimulated भी कह सकते हैं, right? ये absorption term को as it is रहना है। And second one is spontaneous emission and third one is stimulated emission. So there are three basic phenomena that is responsible for laser. Main जो phenomena है that is stimulated emission, जो कि आपने इसके full form में अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि basically what is laser? Laser is a stand for light amplification by stimulated emission of radiation, right? अगर ये आपको stimulated emission समझ में आ गया, इसका मतलब लेजर समझ में। देखिए ऐसे सारे टर्म बहुत इजी है, यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है। तो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। सो फर्स्ट थिंग इज इंड्यूस्ड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंसेस में डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होते हैं, हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़े बहुत डिटेल में। सो हम कह सकते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशन atom of an element are at ground state and they do not move to the higher state until we have to provide energy delta E. कोई भी नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर अगर नॉर्मल हो, तो जो सब्सटेंस में जो एटॉमिक ओरिएंटेशन होगा दैट इज प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, और वो जब तक ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट्स में वो एटॉमिक स्टेट ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, जब तक कि हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड ना करें, राइट। जैसे ही एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो ग्राउंड स्टेट के एटम्स हैं वो कहाँ पर ट्रांजिशन कर जाएंगे, अदर हायर स्टेट्स में ट्रांजिशन कर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, देखिए दो एनर्जी स्टेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ग्राउंड स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, लोअर एनर्जी स्टेट्स n=1 कह सकते हैं, राइट। एक्साइटेड स्टेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, n=2 कह सकते हैं, मतलब ग्राउंड के बाद जो सारे जो स्टेट्स होते हैं उसको हम एक्साइटेड स्टेट्स ही कहते हैं, राइट। तो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, तो उसकी जो एनर्जी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E1 and E2, राइट। सो क्वांटम मैकेनिक्स में इवन हमने ये पढ़ा था बोहर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक सिस्टम की ट्रांजिशंस, जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा E = E2 minus E1 and that should be equivalent to the photons energy of one single photon h nu, right? So यहाँ पर डायग्राम में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहे हैं, यानी कि सब्सटेंस पे अगर हमने लाइट यानी कि एनर्जी यानी कि फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट करा है, तो इस एनर्जी को ये एटॉमिक सिस्टम क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर अब इसके पास एनर्जी पहले जैसे नहीं रही, एनर्जी इसके पास ज्यादा हो गई, तो ये क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा अदर हायर स्टेट्स में, दैट इज द एक्साइटेड स्टेट, राइट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि ये ट्रांजिशन, एक तो ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इंक्लूड करता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस एनर्जी। So this energy provided to atom by photons of frequency nu. So according to quantum mechanics, क्या कह सकते हैं, this the difference between these two energy states that should be equivalent to h nu, right? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पर E1 into क्या है, that is the ground state energy E1 है, और E2 is the excited state energy.
और h तो मालूम ही है, कई सारे पैरामीटर आप लोग ऑलरेडी इसको जानते हैं। h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 6.62 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड, राइट। यूनिट ध्यान रखिएगा, जूल पर सेकंड ना भूलिएगा। यहाँ पर हम कांस्टेंट भी इसको बोल रहे हैं, बट यहाँ पर यूनिट, राइट। सो क्या हम इसको ब्रीफली इसका डेफिनेशन कह सकते हैं, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और एस्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का। यहाँ पर डेफिनेशन समझ लीजिए। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द ग्राउंड स्टेट एटम, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एटम ने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया। दैट इज दैट एनर्जी दैट फोटॉन्स एस्टिमुलेट द ग्राउंड स्टेट एटम। एटम को क्या करेगा, एस्टिमुलेट कर देगा, एक्साइट कर देगा, इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, राइट। एस्टिमुलेट द atom, and the transition from ground state to excited state is termed as stimulated or induced absorption। यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटॉमिक ट्रांजिशंस को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, राइट। सो नेक्स्ट अब टर्म फिनोमेना डिस्कस करते हैं कि ऐसा नहीं है कि अब एक्साइटेड स्टेट में एटम जब पहुंच गया इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के थ्रू, तो वहीं पर एक्साइटेड स्टेट में बना रहेगा हमेशा के लिए, राइट। उसका लाइफ टाइम वहां पर हर जगह उसका लाइफ टाइम है, कुछ पार्टिकुलर लाइफ टाइम के बाद वो फिर एनर्जी एमिट करके वापस वो ग्राउंड स्टेट में स्टेबल हो जाएगा। सो दैट थिंग्स इज रिलेटेड विद स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन का मतलब है कि कोई चीज उसमें लाइट इमिट हो रही है, उसमें हमें प्राप्त हो रही है, राइट। सो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ऑटोमेटिक इमिशन हो रही है, हम उसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे। So as we know that the mean lifetime of atoms in the excited state that is only 10⁻⁻8 seconds। तो हमें मालूम है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स की मैं बात हमेशा करते आ रहा हूँ, इसीलिए मैं बोला था कि ये कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने लेजर में भी यूटिलाइज होना है, राइट। अगर उसको नहीं पढ़े हैं तो वापस इसको एक बार रिवाइज करें तो बहुत अच्छे से समझ में आना है आपको, राइट। So the lifetime of atom in excited state that is 10⁻⁻8 seconds, and this after this time the excited atom return back to the ground state, and in this process light of frequency nu are emitted। That means h nu is equal to E2 minus E1। आपको मालूम है, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में कोई भी एटॉमिक सिस्टम ट्रांजिशन करता है, जंप करता है, then that will emit a light of that equivalent to that energy difference of two states। यानी हायर एनर्जी स्टेट यहाँ पर E2 है, लोअर एनर्जी स्टेट E1 है, तो इनकी एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट वो फोटोन एमिट होगा, that is equivalent to h nu, right। and this process is ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली, मतलब यहाँ से एटम गया 10⁻⁻8 सेकंड टाइम स्क्वायर किया और वापस वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा और उस केसेस में एक फोटोन एमिट होगा, राइट। फिर दूसरे एटम्स का कंप्लीट हो जाएगा तो वो दूसरा फोटोन इस तरह से। तो ये ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होता है, जब जिस एटॉमिक सिस्टम का वो टाइम कंप्लीट होगा, लाइफ टाइम कंप्लीट होगा, तब ये होगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोसेस तब हो सकता है जब वो बंच के फॉर्म में या फिर उसको पार्टिकुलर कोई कंडीशन, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, राइट। सो व्हाट इज बेसिकली स्पॉन्टेनियस एमिशन, उसका अगर डेफिनेशंस क्या है यहाँ पर, द ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट spontaneously is defined as spontaneous emission। सिंपली कह सकते हैं कि एटॉमिक सिस्टम कोई अगर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है स्पॉन्टेनियसली, तो उस केस को हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हम उसको हम प्रोसेस कह सकते हैं, और उसमें जो इमिशन हो रही है, लाइट की इमिशन हो रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज लास्ट वन, दैट इज स्टिमुलेटेड इमिशन। इसको समझिए क्योंकि ये बेस्ड होता है मेन रीजन। स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि क्या हम उसको एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड करके, एक्सटर्नल फोटॉन सोर्स प्रोवाइड करके भी हम उसको एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक सिस्टम को ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं।
and that is related with stimulated emission. यानी कि ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं जहां पर हमें एक्सटर्नल फोटॉन्स और एक्सटर्नल एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी होती है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट एटम, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एटम को जंप कराने के लिए, राइट. So what is stimulated emission? As we know that in certain cases photon from outside is sent in the element. उस particular substance में photon हमें यानी कि light source उसके incident कराएंगे. Then this element contains excited atom. अब यहाँ पर concept की बात है कि उसमें already उस substance में excited atom exist करता है, राइट. और एक्साइटेड एटम कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स में, यानी कि E2 में. यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर एक्साइटेड एटम प्रेजेंट है. अगर हमने उस पार्टिकुलर सब्सटेंस में अगर एक्सटर्नल फोटोन इंटर कराए, देन दैट एलिमेंट कंटेन एक्साइटेड में ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन ऑफ द फोटोन with these atoms, that is excited atom, jump back to the ground state and emit of photons of frequency mu. अब यहाँ पर देखिए कि इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं ये चीज है, ये है कि किस तरह से कोई एटॉमिक सिस्टम रेडिएशन से इंटरेक्ट करता है, राइट, यानी कि स्टिमुलेट करता है. यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट में एटम प्रेजेंट है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से यानी कि फोटोन से, लाइट से वो क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा और ये फिर इंटरेक्ट करके और ये एटम वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा. तो एक मान लीजिए कि इसको जस्ट समझने के लिए कि हमने फोटोन सेंड किए, यहाँ से इमिट होगा तो एक फोटोन और इमिट होगा यानी 2 हो जाएगा. तो ये 2 फोटोन रिस्पॉन्सिबल होंगे नेक्स्ट 2 एटॉमिक सिस्टम को ट्रांजिशन कराने के लिए यानी कि स्टिमुलेट कराने के लिए. तो नेक्स्ट जो होंगे वो यानी कि 4 हो जाएगा, राइट. उसी तरह से ये 4 जो फोटॉन्स होंगे नेक्स्ट एटॉमिक सिस्टम से वो इंटरेक्ट करके बाकी, तो ये चेन कंटिन्यूअस चलते रहता है कैविटी के इनसाइड में, और पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद उस सब्सटेंसेस से हमें लाइट कंटिन्यूअस फॉर्म में हमें मिलता रहता है, राइट. सो द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एन एटम टू प्रोड्यूस अ फोटोन दैट इज टर्म्ड एज स्टिमुलेटेड एमिशन, राइट. यहाँ पर हम क्या करते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है? प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एन एटम. हमने यहाँ पर एक्साइटेड एटम को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो रिटर्न हो जाए वापस अपने ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पर स्टिमुलेट कर रहे हैं, राइट. दैट इज नोन एज स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है. तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम लोगों ने आइंस्टाइन डेरिवेशंस किए थे आइंस्टाइन कोएफिशिएंट से रिलेटेड, राइट, तो उसमें ये सारे टर्म्स डिस्कस किए थे. इवन हमें इसमें भी वो टास्क करना है, राइट. तो उससे और भी चीजें क्लियर होंगी कि किस तरह से जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एमिशन है वो किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है. सो अभी तक हम लोगों ने बेसिक फिनोमेना जो फॉर्म लेजर 3 तरह के डिस्कस किए, इंड्यूस्ड और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, राइट. जो कि रिस्पॉन्सिबल है लेजर प्रोसेस का, लेजर लाइट क्रिएट करने का. अब उसमें बेसिक जो प्रोसेस है which form laser, that there is 2 process which form laser, that the first one is population inversion and second one is pumping, right. तो इवन जिस तरह से स्टिमुलेटेड एमिशन इम्पोर्टेंट है और इवन इजी है, और उसी तरह से दोनों टर्म यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है. यहाँ से पॉपुलेशन से जस्ट आप सिंपल इसके नेम से ही आपको क्लियर हो सकता है कि पॉपुलेशन दैट मीन्स की नंबर ऑफ एटम्स में डिफरेंस है डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में, ये आप कह सकते हैं, राइट. सो पॉपुलेशन इन्वर्जन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखे हैं. So as we know that in some substances there is a metastable state below the excited state. तो इवन ये सारे ग्राउंड स्टेट्स के बाद इसको अगर हमने n1 1 कह दिया, n1 2 है और n1 n 3, राइट. तो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स पे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, राइट. सो बेसिकली देयर इज अ मेटास्टेबल स्टेट दैट इज आल्सो अ एक्साइटेड स्टेट,
and just that is the just below the excited state, right? जो कि हमने पहले डिस्कस किए थे कि दो एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट डिस्कस किए थे. So the mean life time for metastable state atom या state that is 10 raised to power minus 3 to 10 raised to power minus 4 second. यानी यहाँ पर जो atom stay कर सकता है वो लाइफ टाइम है 10 raised to power minus 3 second है. So atom from the excited state undergo radiationless transition to the metastable state. अब यहाँ पर मैं सारा कुछ नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ. आप प्रीवियस बैक करके चेकआउट कर सकते हैं कि जो भी हमने प्रोसेस डिस्कस किए थे कि इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन भी हो सकता है, स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो सकता है. तो वो सारी प्रोसेस यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है. तो जब अगर एक्साइटेड स्टेट में एटम है जो कि 10⁻⁻8 सेकेंड यहाँ पर स्केयर करने के बाद वो प्रेफर करेगा कि डिफरेंट जो एनर्जी स्टेट्स और भी है जहां पर उसकी लाइफ टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर एक्साइटेड स्टेट, तो वो यहाँ पर रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करके वहां पर एटॉमिक सिस्टम ट्रांजिशन कर जाएगा. रेडिएशन लेस का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन में एनर्जी इमिट नहीं होगी, राइट? So a point is reached when the population in the metastable is more than the population in the ground state, that is N2 greater than N1. ग्राउंड स्टेट में हमने कह दिया कि N1 नंबर ऑफ एटम्स है, मेटास्टेबल में N2 नंबर ऑफ एटम्स है और एक्साइटेड स्टेट में हमने कह दिया कि N3 नंबर ऑफ एटम्स है. तो सिंपल अगर ये आपने कंडीशंस बता दिए कि N2 greater than N1, then that is the condition of population inversion and that phenomena is termed as population inversion. इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर इस मेटास्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन. अब कैसे हो सकते हैं? क्योंकि प्रोसेस तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है कि हम फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहे हैं. यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एटम है, ये एक्साइट होंगे, यहाँ पर जाएंगे, टाइम ये कंप्लीट होगा 10⁻⁻8 सेकेंड, फिर वो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, राइट? तो इसमें से कोई भी एटॉमिक सिस्टम स्पॉन्टेनियसली डिके हो सकता है. तो फोटॉन यहाँ पर इमिट होगा, वो फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक तरह से, तो इस एटॉमिक सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे. यहाँ पे यहाँ की स्टिमुलेटेड एमिशन हम प्रोसेस कह सकते हैं. उस तरह से दो फोटॉन इमिट हो जाएंगे, राइट? और ये फिर दो फोटॉन्स नेक्स्ट टू एटॉमिक सिस्टम को यहाँ पर स्टिमुलेट कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, और फिर वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे तो वो 4 फोटॉन्स इमिट करेंगे. इस तरह से वो बंच ऑफ फोटॉन्स हमें लास्ट में प्रोवाइड करेंगे और दैट इज द लेजर. यानी कि किस तरह से हम एक सिंगल फोटॉन की फ्रीक्वेंसी को उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, है ना, एम्पलीफाई होगा. और किस प्रोसेस से? स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस से. उस रेडिएशन को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, उस फोटॉन को मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, राइट, बाय द हेल्प ऑफ स्टिमुलेटेड प्रोसेस, राइट? सो यही चीज यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है कि एनी वन ऑफ द एटम ऑफ द मेटास्टेबल स्टेट अंडरगो स्पॉन्टेनियसली एंड इमिट अ फोटॉन. यहाँ पर जो सबसे पहले जो ये ट्रांजिशन करेगा, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करेगा एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में, वो एटॉमिक सिस्टम 10⁻⁻3 सेकंड के बाद स्पॉन्टेनियसली डिके हो जाएगा और फोटॉन इमिट करेगा, right? And due to this photon, the other atom undergo stimulated emission. मैंने डिस्कस किया कि जो यहाँ पर एटॉमिक सिस्टम है, इस फोटॉन के वजह से ये स्टिमुलेटेड एमिशन कर सकता है. तो ये फोटॉन तो पहले था, इसकी वजह से भी एक फोटॉन आएगा, तो ये दो फोटॉन होगा, right? So therefore we get a huge bunch of photons, which is called laser. इसको हम कहते हैं लेजर. लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. तो इन जनरल आपने कहाँ पर देख रखे हैं लेजर लाइट सोर्स? जब हम कहीं पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं तो जो पॉइंटर यूज करते हैं, इवन कोई भी प्रोफेसर को देख रखे हैं, जो पॉइंटर यूज करते हैं वो लाइट जो यूज करते हैं वो लेजर लाइट सोर्स होता है. पॉइंटर हम जैसे उस लेजर लाइट सोर्स को डायरेक्ट नेक्ड आई पर नहीं चेक कर सकते हैं क्योंकि वो डैमेज कर सकता है, राइट? तो ये बहुत ही हार्मफुल भी होता है और इसका मेरिट्स भी है. इवन हम मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं तो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में इसको यूज करना होता है, राइट?
सो नेक्स्ट थिंग इज द प्रोसेस इज पंपिंग, कि हम इस पॉपुलेशन इन्वर्जन को किस तरह से गेन कर सकते हैं, यानी कि मेटास्टेबल स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक सिस्टम का जो रेशियो है उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, उसका प्रोसेस का नाम है पंपिंग। दैट मीन्स कि पॉपुलेशन इन्वर्जन को गेन करने के लिए हमें पंपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल फोटोन सोर्स दैट इज टर्म्ड एज पंपिंग। यानी कि हमें अगर फोटॉन्स इसमें एक्सटर्नल फोटोन प्रोवाइड करें किसी एटॉमिक सिस्टम में, तो उस प्रोसेस को से क्या हो जाएगा, हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन, बेसिकली किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे या इवन टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो ये जो इसके जो नंबर ऑफ एटम्स है एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में वो इक्वल ही रहेंगे, यानी n2 इज इक्वल टू n1, राइट। बट उसको चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोटोन सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो प्रोसेस कई तरह के हैं, यहाँ पर हमने दो प्रोसेस डिस्कस कर रखे हैं। एक तो ऑप्टिकल पंपिंग है, दैट इज यूज्ड इन रूबी लेजर। रूबी एक क्रिस्टल का नाम है, किसी स्टूडेंट का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा, राइट। क्रिस्टल्स का नाम है और साइंटिस्ट ने बनाया इस क्रिस्टल्स को यूज करके फर्स्ट रियल लाइफ में लेजर डिस्कस करते हैं। सो ऑप्टिकल पंपिंग हम यूज करते हैं, जस्ट फ्लैश लैम्प यूज करेंगे यहाँ पर, दैट इज फोटॉन्स इंसिडेंट होगी उस सब्सटेंस पे और लेजर का फिनोमेना होगा, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन और स्टिमुलेटेड एमिशन इनसाइड द सब्सटेंसेस ऑब्जर्व होंगे। And the next one is electrical pumping, and that is used in helium neon laser, right? Electrical source use करके helium neon laser में हम population inversion और stimulated emission को gain कर सकते हैं, right? So this is all about basic phenomena and process of laser and the brief introduction of laser, right? इससे related कोई questions है तो आप पूछ सकते हैं।